तो पहला है हमारा थर्ड लॉ ऑफ केपलर, ठीक है, चालू है वो। ओके, तो केपलर के थर्ड लॉ को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कल हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है वो समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म समझ लो, जैसे टाइम पीरियड क्या होता है और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये दो समझ लो, ठीक है। तो टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दोनों भी सेम चीज है, ठीक है। ये प्लेनेट यहाँ से निकला, यहाँ से निकल के वापस ये पॉइंट पे आ गया, इसको आपने क्या नाम दे दिया, क्या नाम दिया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड नाम दिया, क्या नाम दिया, टाइम पीरियड, यानी कैपिटल टी। उसके बाद अब आप देखो इसका इक्वेशन क्या बोला गया, डेट इज टी स्क्वायर, यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस का मतलब ये होता है प्लैनेट से सन की दूरी कितनी है। तो हर वक्त प्लैनेट से सन की दूरी सेम नहीं हो सकती, इट कैन बी वेरी, वो चेंज हो सकती है। देखोगे अभी प्लैनेट और सन दूर है बराबर, मान लो प्लैनेट यहाँ पे है, अब प्लैनेट और सन कैसे नजदीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी ये टी स्क्वायर, इसको मैथमेटिकली लिखा मैंने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। आर मतलब, आर का मतलब होता है मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस समझते हो, या आप इसे बोल सकते हो एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। बात समझ में आ गई, क्लियर है। फिर हमने मैथमेटिकली समझा था कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो आप लोग क्या आएगा, इक्वल लगेगा, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। अब यहाँ से के लिए इक्वेशन बनाओ, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अपॉन के, और के जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, यहाँ तक लिखे थे या नहीं लिखे थे, लिखे थे, इसके आगे मीनिंग नहीं लिखे थे, तो इसके आगे मैं बता रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक से टिक मार्क कीजिए। के की जगह कोई सा भी अल्फाबेट दो, सी डाल दो, लेकिन जो तुमने बुक में पढ़ा है ना, बुक में पढ़ा वाले में चेंज मत करो। लेकिन ऐसी नॉर्मली अगर तुम मैथ्स में कैलकुलेशन में कर रही हो, वहां पर प्रोपोर्शनल आ गया तो के लगा दो, ए लगा दो, बी लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी थर्ड लॉ भी पढ़ लिए, इक्वेशन भी निकाल लिए, इक्वेशन याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग को समझना ये है कि उसने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उसने एक चीज समझाई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या एग्जर्ट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, और डी स्क्वायर डिस्टेंस के बाय के, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। अब ये फोर्स ज्यादा होगी कम होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे या डिस्टेंस पे, मास पे डिस्टेंस पे। फोर्स जो है, अगर मैं बोलता हूँ m1 m2 दोनों ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा, मतलब मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। लेकिन डिस्टेंस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि अगर ये हटा दो तो ये क्या 1/d स्क्वायर ही है, मल्टीप्लाई m1 इंटू m2 ऐसा कर लो। इसको ऐसा लिख दोगे तो भी कुछ मतलब थोड़ी ना है, वही आने वाला है 1 इंटू दिस, यही होगा m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। समझ में आ गया। तो मैं आपको थोड़ा सा और खोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कम होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, बराबर ना, डिस्टेंस बढ़ेगा। फोर्स अगर कम है
तो डिस्टेंस क्या है, बढ़ेगा ज्यादा। अरे लॉजिकली सोचो, सिंपल मैग्नेट को लो, एक मैग्नेट वो कुर्सी पे रखा है, एक इधर रखा है, डिस्टेंस बड़ी है तो फोर्स ऑब्वियसली कैसी होगी, कम होगी। तो मैथमेटिकली जरा जाने से अच्छा थोड़ा प्रैक्टिकली चले जाओ। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इनवर्स स्क्वायर लॉ। लिखा है? ठीक है, चलो यही शुरुआत करते हैं। चालू है वो? हाँ हाँ, ठीक है। क्या है इनवर्स स्क्वायर लॉ? इसमें आपको ये प्रूफ करना है, देखो प्रूफ क्या करना है आपको, एफ जो है वो डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सर्कुलर लूप है, इस लूप में कोई पार्टिकल है, सब लोग ध्यान दे, देखो इस लूप में कोई पार्टिकल है और पार्टिकल की दूरी इस सर्कल की बाउंड्री पे कितनी है, आर, मतलब रेडियस के बराबर है। और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, घूम रहा है। अच्छा, ये पार्टिकल जब घूम रहा है ना, तो इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है। क्या है? स्पीड है। ठीक है, मतलब वो v स्पीड से कुछ ना कुछ स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, तो अगर v स्पीड से घूम रहा है तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखेंगे, है ना, कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। क्या बोलोगे? कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। दूसरा, इट हैव अ वी स्पीड, वी टाइप की कुछ स्पीड है। ठीक है, अब वो वी कैसे निकालोगे, तो स्पीड देगा, स्पीड को तो एस से भी बता सकती है पूरा लिख के। ठीक है, मतलब तो ऐसा भी लिख सकती है, ऐसा भी लिख सकता है स्पीड, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम वी लिख दिए। ठीक है, क्या लिख दिए? वी। वी का मतलब वेलोसिटी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझ के चलना है वी का मतलब क्या है, स्पीड है। तो स्पीड कितने के बराबर हो जाएगा वो देखना है। तो स्पीड अगर पार्टिकल देखे सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे, सर्कल का सरकमफेरेंस कवर कर रहा है वो, बराबर। ये देखो यहाँ से घूम के निकल के वापस यहीं पे आ रहे हैं, अरे हाँ या ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे सरकमफेरेंस की जगह डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे जो था, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस हमारा 2πr हो गया बाय t हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब आगे देखो। अब यहाँ पे तुमको ये भी बताना है कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, वो रीजन आप लोग को मैंने बहुत पहले बता चुका हूँ। ये पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्यों सर्कुलर मोशन कर रहा है, फोर्स, कोई फोर्स खींच रही है ना, किधर की तरफ खींच रही है, सेंटर की तरफ, बराबर ना। सो वी नो डेट, हमें पता है CPF क्या होता है, mv² अपॉन r। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो। अब v² की जगह देखो, v का वैल्यू पूरा मेरे पास है, v का वैल्यू देखो लिखा, v का वैल्यू कितना आ रहा है, बताओ v का वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ, तो तुम वहां आगे बैठो, मैं पूछूंगा तो ही बोलोगे। v का वैल्यू कितना बता रहा है? उठ आगे बैठ, आ जाओ। क्या आ रहा है? 2πr/t। तो बस अब इसके अंदर थोड़ा सा खेल ये है कि मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ कि आप इस v की वैल्यू को इस v में पुट करो। ठीक है, v है ना, और पूरा स्क्वायर है तो पूरी वैल्यू पुट करो, उसका स्क्वायर लो। ठीक है, फिर उसको कैलकुलेट करके कोशिश करो, दिखाओ फटाफट। मैं बताऊं? ये v वैल्यू उठ के आया नहीं,
ऊपर से आ जाओ, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं, तूने ये v निकाला ना, ये v है, v कितना है 2 पाई r अपॉन t, ये है। और इधर फॉर्मूले में क्या है m v स्क्वायर अपॉन है ना t है, ठीक है। थोड़ा इधर हो जाओ, हाँ। अब देखो ये v तुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ, इसका वैल्यू क्या है, तो m को एज इट इज रख और r को भी एज इट इज रख, मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन रख, ब्रैकेट बना, क्या है 2 पाई r अपॉन t होल स्क्वायर, ऐसा। ये तू क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट कर रही है, बराबर है ना। तो अब यहाँ पे तू कैलकुलेट कर सकती है कैसे, m अपॉन r एज इट इज रहने दे, 2 का स्क्वायर क्या, पाई का स्क्वायर क्या होगा वो निकाल के 4 पाई r स्क्वायर, हाँ तो करके दिखाओ आगे का, फिर भी आप बोल रहे हो तो थोड़ा यहाँ तक पहुंच गए तो हम लोग। चलो जल्दी जल्दी। कंसिडर अ पार्टिकल, कंसिडर अ पार्टिकल, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ऑन है। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आप सभी के बेसिक्स एकदम हिले हुए हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। तुझे सीपीएफ निकालना है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, तो तू सीपीएफ लिख या एफसी लिख या सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी बात नहीं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, इसका कितना होगा, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इतने के बराबर होगा, कितने mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर, इतने के बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे हाँ या ना, हाँ सर। अब तेरे पास v है, सिंस v नो डेट v इज इक्वल्स टू d बाई टी, डिस्टेंस कितना है 2 पाई r अपॉन t, बराबर है कि नहीं। अब तेरे पास एफ सी निकालने का दूसरा तरीका देख, m है, m को एज इट इज रख, v स्क्वायर है ना, ये पूरी वैल्यू को स्क्वायर में लिख दे, 2 पाई r अपॉन t इसका स्क्वायर, और नीचे अपॉन में क्या है r है, ठीक है। अब ब्रैकेट जब तुम खोलोगे तो ये स्क्वायर सबका होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का r खोलोगे तो r स्क्वायर, ये t खोलोगे तो टी स्क्वायर और अपॉन में r, ठीक है। अब आगे का स्टेप देख, मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, नोट कर, इंपॉर्टेंट। जब भी देख ये पूरा टर्म तेरा, ये पूरा टर्म अब क्या न्यूमरेटर बन गया, क्या बन गया न्यूमरेटर, और ये पूरा टर्म क्या बन गया डिनोमिनेटर, हाँ डिनोमिनेटर। लेकिन इस न्यूमरेटर में एक और डिनोमिनेटर भी, ये हाँ। तो जब ऐसा केस हो तो ऐसा करने का, a अपॉन बी अपॉन सी, ऐसे ही दिख रहा है देखो, है ना। तो ये b को नीचे ले लो, तो a अपॉन बी सी, मतलब मैं किसको नीचे लूंगा टी स्क्वायर को, टी स्क्वायर को क्या करूंगा नीचे ले लूंगा, ठीक है। चलिए तो आएगा, देखो कैसे होगा। हाँ अस्सलाम वालेकुम, हाँ हाँ ठीक ठीक, अच्छा ठीक है। कहाँ थे हम लोग, यहाँ। तो क्या है मेरा फोर्स कितना आया, m 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r इंटू टी स्क्वायर, बराबर। अच्छा यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, आपको पक्का अयान, अयान ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुछ कटेगा, ये r से स्क्वायर कैंसिल होगा, हाँ। इतना पता है आप सभी को, या नहीं पता है, नहीं पता है तो बोल दो सर नहीं पता है हमको, पता है नहीं पता है,
देख r मल्टीप्लाई बाय r क्या होगा, r स्क्वायर होगा। r मल्टीप्लाई बाय r क्या होगा, तो मैंने वही किया, मैं आप लोगों के लिए ऐसा लिखता हूँ, r स्क्वायर की जगह r इंटू आर, ठीक है, और नीचे भी r है, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया। अब जिन लोग के लिए नहीं समझ में आता वो लोग ऐसा कर लो, जिनको आता है वो लोग वैसा कर लो। अब क्या बचेगा बोलो, सिंगल आर, f इज इक्वल्स टू 4m पाई r अपॉन t स्क्वायर, पाई का भी स्क्वायर, सॉरी, ठीक है ना, है कि नहीं। अब आगे देखो क्या लगा, अब आगे देखो, थोड़ा सोचो क्या लगाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अपने को क्या प्रूफ करना है ये भी बता दिया, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, या फिर f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन r स्क्वायर। वही डिस्टेंस और रेडियस या लेंथ, r मतलब लेंथ ही ना, वो एक ही है। तो आगे थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो क्या होगा। थोड़ा तो सोचो, मैं पढ़ाता ऐसी हूँ कि आप लोग सोचो, आपसे करवा के लूं। क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या मिलेगा मल्टीप्लाई कर, नहीं बेटे नहीं, गलत बोल रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत करीब हो तुम लोग, थोड़ा सा भी सोच लोगे तो। ये चीज तुम लोग हर बार करते हो। नहीं, देखो ध्यान से, f यही रख, 4m है, 4m पाई स्क्वायर है, r है अपॉन t स्क्वायर है, ठीक है, इंटू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f कितना आ जाएगा बोल, 4 पाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर, किससे किससे किया, r स्क्वायर से, ठीक है। तो देखो r इंटू, हाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 4m पाई स्क्वायर, ठीक है, r इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, r क्यूब अपॉन, अब यहाँ पे t स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अच्छा देखो, तुमने ये तो पढ़ा है, सिंस बॉयज ध्यान से देखो, तुमने ये तो पढ़ा है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या होता है, के, अभी पढ़ा, पढ़े कि नहीं पढ़े, याद है, हाँ, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या है, के। अच्छा सुनो ना, एक बार बताओ, अगर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के होता है तो इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा, वेरी गुड, हाँ बोल 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 बोल, हाँ, तो क्या ये तब भी ये के रहेगा, तब ये भी क्या होगा, मतलब मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा। जब तुम इसको, सिंस आपको पता है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन के है, तो जहां पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है मैं वहां पे क्या लिखता हूँ, के बोल रहा, सॉरी आर नहीं, के ही है ना, के ही है, के ही है, हाँ ठीक है, के है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन के, और ये पूरा टर्म एज इट इज 4 पाई स्क्वायर m, और नीचे क्या अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखो 1 अपॉन के कॉन्स्टेंट, 4 कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, मास हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, ये सब कॉन्स्टेंट, और ये एक, मैंने एक चीज समझाया था, अगर f प्रोपोर्शनल है a के, मतलब a बढ़ेगा तो f भी बढ़ेगा, और ये कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इक्वल, और सॉरी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मान लो m ले लिया इनटू a, बराबर। इसी तरीके से ये भी टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, बराबर। ये कांस्टेंट और ये इक्वल हटा दो, किसकी साइन आएगी, वापिस ये साइन, प्रोपोर्शनलिटी की साइन आएगी। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये सब तो हट गया, नीचे डिवाइड में तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये प्रूफ हो। लिखो, अच्छा लिखो तुम,
क्या पढ़ रहे थे? इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या पढ़ रहे थे? हाँ ठीक है, हेडिंग है इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेटा ध्यान से देख क्या है इसमें, तुझे प्रूफ क्या करना है। जैसे मैंने तुझे समझाया कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस के, बराबर। ये यूनिवर्सल लॉ बोलता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, दोनों में से कुछ एक भी लिख दी। यानी डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगी, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी। मैग्नेट का एग्जांपल याद रहेगा। अगर मेरे को, एक मिनट, क्या चल रहा है? देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको लिखने के बहुत सारे मैथमेटिकल तरीके हैं, शायद तुम्हें पता होंगे। इसको दूसरे तरीके से अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई गड़बड़ी नहीं। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, ये ले मल्टीप्लाई तो है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अच्छा, तो ये सारी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या बताया कि आपको एक पार्टिकल कंसीडर करना है जो इस सर्कुलर लूप में क्या कर रहा है? घूम रहा है। क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हाँ। तो अब इस पार्टिकल को सेंटर की तरफ भी फोर्स खींच रही है। वो फोर्स को फाइंड करना है और बताना है कि ये फोर्स जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के, बराबर। और ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, इसकी कुछ स्पीड होगी तो v स्पीड होगी। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर, क्योंकि सर्कल के सरकमफेरेंस पे चल रहा है ना, या बीच में चल रहा है? नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? 2πr/t। फिर क्या हो जाएगा बोलो? अब यहां से तुमको f निकालना है, तो mv²/r। v स्क्वायर का वैल्यू क्या है बोलो? 2πr²/t। और यहाँ पे क्या है बोलो? m है अपॉन r, सॉरी r ये ना, हाँ ठीक है, f। अब f को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो m को एज इट इज रखो, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, f ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है? t का स्क्वायर, अपॉन में क्या है? r। अभी एक प्रॉपर्टी बताए ना, a/b/c, तो क्या हो जाएगा? ये a/bc हो जाएगा। मतलब 4π² r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब r स्क्वायर से क्या? r में स्क्वायर नहीं है। ठीक है, r, हाँ सॉरी, एक r से क्या हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सिंस 4πm स्क्वायर r डिवाइड बाय टी स्क्वायर। अब ये वो स्टेप है जहां पे तुझे क्या करना है कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्या करोगे? r स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यहाँ पे चुपचाप से क्या करो इक्वेशन में? 4π²m क्या है? स्क्वायर m r इंटू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो अरेंज करके क्या होगा? 4π²m r³ अपॉन टी स्क्वायर इंटू क्या हो गया? r स्क्वायर। ऐसे आगे पीछे लिख सकता हूँ ना मल्टीप्लीकेशन में। अरे अगर 1 इंटू 2 है, 1 इंटू 2 कितना होगा? 1। 2 इंटू 1 कितना होगा? सॉरी, 2 इंटू 1 कितना है? 2 ही होगा ना। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्या बोलते अपना, टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, बात एक ही हो गई। या तो आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर क्या हो गया, है ना? 2 3 = 6 या 3 2 = 6 बोल दो, बात वही हो गई। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या किया? अरेंज किया। अब मुझे पता है f, मुझे पता है कितना हो सकता है। अब यहाँ पे देख, 4 एक नंबर है, ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है। 4 मतलब 4 ही है। ठीक है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, ये तो पढ़ते हुए आ रहे हो। मास मैंने बताया चेंज नहीं होता, मतलब कांस्टेंट है।
और यहाँ पे तू देखेगी जो टी स्क्वायर है, ठीक है, यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख, ये करने से पहले आर स्क्वायर को अगर मैं ऐसा लिख दूं आर इंटू आर, सही रहेगा, और यहाँ पे आर क्यूब को लिख दो आर इंटू आर, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो ये देखो, एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एफ क्या बचा, 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर, है कि नहीं। या इसको कैंसल आउट, देखो ये कैंसल आउट करने के बाद भी इसका एक स्टेप है, लेकिन वो स्टेप करते करते फिर अपने को यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो अगर तुम थोड़ा सा यहीं पे थोड़ी सी थिंकिंग करोगे तो आपको कुछ देखने मिल जाएगा। थिंकिंग करो, थिंकिंग क्या करोगे, सोचो, 4 पाई स्क्वायर एम है, आर क्यूब है, नीचे क्या है, टी स्क्वायर है, और नीचे यहाँ पे क्या है बोलो, आर स्क्वायर, बराबर। अब थिंकिंग क्या है, तेरे पास टी स्क्वायर बाय आर क्यूब है और वो कितने के बराबर है, के के। अब तुझे इसको उल्टा बनाना है, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 1/k हो जाएगा। ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया, क्या हो गया, इनवर्स हो गया। बात समझ में आ रही, अरे हाँ है ना, क्लियर है। चलो, तो जहां पे अब मैं क्या करता हूँ, एफ, जहां पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, तो एफ इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/k। क्या सही है कृष्णा, ये बॉयज सही है। दूसरी बार भी देख लो। अब देखो, अब ध्यान से सुनोगे तो एकदम समझ में आएगा। 4 एक नंबर है, कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, ये 1/k खुद में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है ये सब के सब, लेकिन आर कांस्टेंट नहीं है, आर चेंज होगा। वो कैसे होगा वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये सब कांस्टेंट है और इक्वल हटा दो तो किसकी साइन आएगी, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आएगी, बराबर। तो एफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय आर स्क्वायर के, किसके, आर स्क्वायर। समझ में आ रहे, तो इक्वल और कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाओगे, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो इक्वल और कांस्टेंट लगाओगे। समझ में आ गई बात। मास, धरती पे आपके मास के इंटरनल मैटर ना, धरती में अगर आपके पास 2 ही लंग्स है तो मून पे जाने के बाद भी आपके 2 ही लंग्स हो गए, बराबर। अरे हाँ है ना, तो यही बात हो गई कि आपने मास को भी क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया। तो इस वजह से ये पूरा कांस्टेंट मैंने हटा दिया, इक्वल लगा दिया, तो ये इक्वल और कांस्टेंट हटा के मेरे साइन क्या मिल गया मुझे, फाइनल डेरिवेशन ये एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है। तो थोड़ा और अभी आपको इस चीज की हैबिट डालनी पड़ेगी। एक होमवर्क है, इसको एटलीस्ट 5 बार करके आना है, यही वाली बुक में, वो भी बिना देखे। फिर तुम लोग कल मुझे बताना कि तुम लोग को कहाँ तक समझा, अभी कितना % समझा, तुम लोग कहाँ फंस रहे थे, ये नहीं उसके वो उसके नीचे वाला है। अब समझ में आया, ये समझ में आया, ये भी समझ में आया, क्लियर है। अच्छा बॉयज तुम लोग क्लियर है, क्लियर है, थोड़ा थोड़ा या पूरा पूरा रिवाइज करना ही पड़ेगा सभी को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।